Why Dubai for any investor who's sitting in India? कंट्रोल्ड रियल एस्टेट मार्केट है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका जो पैसा है, हार्ड एंड मनी है, वो कहीं वेस्ट हो जाएगा। दुबई में अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन पास करना होता है तो वहाँ का जो राजा है शेख मोहम्मद अल मखदूम, वो उनको रातों रात पास कर देते हैं। ना ही राज्यसभा होता है, ना ही लोकसभा होता है। एंड इवन द बेस्ट पार्ट इज वो भूल गए आप कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स मैं देता हूँ जब मेरी कंपनी का रेवेन्यू होता है 375,000 दिरहम इन अ ईयर। तो दुबई का लाइफस्टाइल आप किसी भी सिटीज़ में ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर नहीं कर सकते। एज एन एक्सपेट आपको लोन भी देता है बैंक अप टू 60% मॉर्गेज के लिए, जब आप वहाँ पे रहते हैं। अगर रियल एस्टेट मार्केट की मैं बात करूं, इंडिया वर्सेस दुबई, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो डिफरेंसेस हैं? ओके, नंबर वन मेजर पॉइंट है आपका रीरा अकाउंटेबिलिटी एंड रीरा इम्प्लीमेंटेशन। अब इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि माना कि रीरा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन उसे बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पर जाने के लिए जो दुबई में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो लोग इंडिया में रहते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी बाय करके उसको रेंट आउट कर देना चाहते हैं। बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दुबई में ली है, वही प्रॉपर्टी आपको 8 से 10 लाख रुपए देती है 1 करोड़ लगाने पे। बकलावा खाना है दुबई चले जाओ, गोल्ड लेना है दुबई चले जाओ, प्रॉपर्टी लेनी है तो दुबई चले जाओ, इसके अलावा लग्जरी लाइफस्टाइल देखना है तो भी दुबई चले जाओ। ऐसे क्या सब कुछ दुबई में ही है? वेल, आज यही पता करेंगे कि दुबई में एक्चुअली है क्या। दुबई की जो मार्केट है, खासकर की रियल एस्टेट मार्केट, वो कितनी डायनामिक है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पर क्या कुछ मौके अभी हैं और वो वहाँ पर इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर काफ़ी बेटर कर सकते हैं। तो यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुबई में पिछले 12 साल से अच्छा खासा बिजनेस कर रहे, अपना नाम बना रहे, भारत से ही दुबई गए मिस्टर पंकज सर, जो कि एक अच्छे खासे रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस लीडर हैं और दुबई की मार्केट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिव्या। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले इंडिया आके कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, इंडिया के अच्छा लग रहा है, बट ये जो लाइफस्टाइल का डिफरेंस है इंडिया में दुबई में, ये बहुत बड़ा है, उसकी हम बात करते हैं। ओके सर, सबसे पहले मेरे पहले 3 क्वेश्चन वाई से शुरू होंगे। वाई दुबई फॉर एनी इन्वेस्टर हु इज सिटिंग इन इंडिया? देखिए, सबसे पहले इट्स नॉट ओनली इंडिया, सबसे पहले चाहे वो इस दुनिया में कोई भी देश हो, सबसे पहले बात होती है सेफ्टी ऑफ द मनी एंड द सिक्योरिटी, फिर अच्छा आरओआई मिलना और एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें नंबर वन है जिसके लिए कोई भी इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहेगा। क्योंकि आपका जो पैसा है, आप इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए या किसी भी देश में एग्जांपल ले लीजिए, मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और बिकॉज ऑफ सम रीज़न डेवलपर उसको पूरा नहीं कर पाता है प्रोजेक्ट को, खासतौर से इंडिया में, तो आपको 10-10 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, 20-20 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये चीज़ दुबई में नहीं है, राइट। दुबई में सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, जो कि सबके हितों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो आपका इन्वेस्टर है, चाहे वो डेवलपर है, या फिर एक रियल एस्टेट एजेंट भी है, राइट। तो सबका ध्यान रखा जाता है और कंट्रोल्ड रियल एस्टेट मार्केट है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका जो पैसा है, हार्ड एंड मनी है, वो कहीं वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि दुबई एक मोनार्की कंट्री है, मोनार्की मीन्स राजतंत्र है वहाँ पे, राइट, लोकतंत्र नहीं है। दुबई में अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन पास करना होता है तो वहाँ का जो राजा है शेख मोहम्मद अल मखदूम, वो उनको रातों रात पास कर देते हैं। ना ही राज्यसभा होता है, ना ही लोकसभा होता है, राइट। और वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हैं और उन्होंने अपनी दुबई को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाया है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वेस्टर्स के हित में होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दुबई इज़ एक्सपैट, राइट। सिर्फ 10% लोकल हैं और उन्हें पता है कि 90% एक्सपैट जो हैं वही रीढ़ की हड्डी हैं। और उसमें खास तौर से इंडियंस 46%, आपको पता है 40 लाख में से, राइट, 46% इंडियंस हैं। और उसमें से भी 23% वहाँ पे रहते हैं, 23% ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड होम बनाया। उसका एक ही कारण है, बेहतर आरओआई, बेहतर कैपिटल एप्रिसिएशन और आपके पैसे की पूरी 100% गारंटेड सुरक्षा वहाँ पे है। तो इसीलिए कौन नहीं जाना चाहेगा, सब जाना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बात हो गई इन्वेस्टर्स की, जो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ की मार्केट में, खास करके रियल एस्टेट मार्केट में। इसके अलावा सर, वाई दुबई फॉर एनी बिजनेसमैन? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, किसी और कंट्री में आप जाएंगे, बीट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें आपको अपनी कंपनी खोलने के लिए लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आप 100%
अपने नाम पे कंपनीज खोल सकते हैं। मेरी दुबई में 3 कंपनीज हैं, चौथी में खोल रहा हूँ अभी। तो मुझे चारों कंपनीज में 100% राइट है कि मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ। तो मुझे किसी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, और सारे फैसले इतने कंड्यूसिव हैं, इतने फेवरेबल हैं कि जो दुबई गवर्नमेंट ने एक बिजनेसमैन के लिए डाले हैं। चाहे वो आपको बैंक से लोन लेना है बिजनेस पर्पज़ के लिए, चाहे आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, चाहे आपको अपनी कंपनी का कोई ब्रांडिंग करनी है, सारे रूल्स इतने आसान हैं। एंड इवन द बेस्ट पार्ट इज़, वो भूल गए आप, कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स मैं देता हूँ जब मेरी कंपनी का रेवेन्यू होता है 375,000 दिरहम इन अ ईयर, उसके बाद ही मेरे ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है मेरे प्रॉफिट पे। अदरवाइज कॉर्पोरेट टैक्स भी कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यही रीज़न है कि हर एक बिजनेसमैन को। एंड दूसरी बात कि दुबई आपका लोकेटेड है, एक जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से आप 3.5 घंटे में एशिया, अफ्रीका आ सकते हैं, और 7 घंटे में यू कैन गो टू यूरोपियन कंट्रीज। तो आप ये देखें, इट इज़ इन द सेंटर। तो वो सेंटर में होने की वजह से आपका लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, और अगर आप ग्लोबली व्यापार करते हैं मेरे की तरह, तो मैं दुबई में होता हूँ तो मैं यूके भी चला जाता हूँ, इंडिया भी आ जाता हूँ। तो मेरे लिए इट्स वेरी कन्वीनियंट, एंड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर एवरी बिजनेसमैन, बिकॉज बिजनेसमैन के लिए टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट मेक्स मनी फॉर यू। ओके सर, नेक्स्ट थिंग इज व्हाई दुबई किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो कि दुबई में घर खरीद के रहना भी वहीं चाहता है, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि रह भी वहीं पे रहा है। उसके लिए एक लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, क्योंकि दुबई का लाइफस्टाइल आप किसी भी सिटीज़ में ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 1, आप जब दुबई में रहते हैं तो आपको वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। नंबर 1 इज़ द सेफ्टी ऑफ ए फैमिली, राइट। तो आप सुबह के 2 बजे, सुबह के 3 बजे अकेली भी हैं और खूबसूरत भी हैं, तो आप वहाँ पे भी अगर चले जाएं बाहर, तो ये निश्चित है कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई बुरी नज़र देख नहीं सकता, और वो दुबई है। शेख मखदूम इस मामले में जो वहाँ के राजा हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और ये हर बंदे को पता है। सेकंड, आपकी फैमिली के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए। वहाँ पे एकेडमिक सिटी है, और वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, चाहे वो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको जितना खर्चा यूरोपियन यूनिवर्सिटी में देना पड़ता है, उससे आधे खर्चे में आपके बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल ले सकते हैं। थर्ड वन, बिजनेसमैन के लिए भी वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना बिजनेस ओपन करें और फैमिली के साथ रहें। तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। प्लस आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको एज एन एक्सपर्ट आपको लोन भी देता है बैंक अप टू 60% मॉर्गेज के लिए, जब आप वहाँ पे रहते हैं। तो आपको क्या चाहिए? फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, लोन आपको मिल रहा है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, फैमिली आपकी सेफ़ है, और एजुकेशन आपके बच्चों के लिए सेफ़ है। तो इट इज़ द बेस्ट लाइफस्टाइल। आप चाहे वहाँ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं रात को, आप चाहे वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं दिन में, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड लाइफस्टाइल जो कि मुझे पसंद है। पर्सनली मैं बिज़नेस करता हूँ हर जगह, बट आज पूछो कहाँ रहना है, तो मैं अपनी फैमिली को और अपने आप को दुबई ही रखूँगा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ओके, फाइन। अच्छा सर, रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात करें, रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें, SBS ग्लोबल रियल्टर्स अच्छा बड़ा नाम है, आप उसे बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में आपने जैसे मुझे बताया कि अलग अलग जगह पर आप इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सर, अगर रियल एस्टेट मार्केट की मैं बात करूं, इंडिया वर्सेस दुबई, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो डिफरेंसेस हैं? ओके, नंबर 1 मेजर पॉइंट है आपका रीरा अकाउंटेबिलिटी एंड रीरा इम्प्लीमेंटेशन। रीरा जो है दैट इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ में रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। अगर मैं ये देखूं कि इंडिया में रीरा का फंक्शन क्या है और कैसे वो कैरी आउट करते हैं चीज़ों को, इंडिया में रीरा शुरू हुआ था 2016 में, राइट। दुबई में रीरा शुरू हुआ था 2008 में। तो दुबई का जो रीरा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हितों का ध्यान कैसे रखा जाए। अब इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि माना कि रीरा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन उसे बहुत टाइम लगेगा उस लेवल पर जाने के लिए जो दुबई में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जब इंडिया में ज़मीन एक्वायर करते हैं, अगर आप डेवलपर हैं, तो आपको बिकॉज ऑफ रीजनल लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो रूल्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ का रूल कुछ हो रहा है, वहाँ का रूल कुछ हो रहा है। तो आपको लैंड एक्वायर करने में भी एज ए डेवलपर आपको काफ़ी टाइम लगता है। वेयर एज इन दुबई, सारी दुबई कंट्रोल्ड है एक ही रीरा से। तो वहाँ पे जब भी अगर मैं एज ए डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, मेरा पैसा सेफ़ है, एस्क्रो अकाउंट में जाता है मेरा सारा पैसा, राइट। अगर दुबई में कोई प्रोजेक्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ एज ए डेवलपर, तो मेरा सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं एक डेवलपर हूँ और मेरे 4 प्रोजेक्ट हैं ABCD,
तो इन चारों प्रोजेक्ट का पैसा अगर मैं किसी क्लाइंट को ए प्रोजेक्ट में बेच रहा हूँ तो मैं उसका पैसा ए प्रोजेक्ट में ही डालूंगा, उसका पैसा मैं बी प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकता, और बी का मैं सी में नहीं डाल सकता, और सी का डी में नहीं। तो एक मेजर डिफरेंस है जिसके कारण कि आपके प्रोजेक्ट स्टक नहीं होते और वो टाइम पे कंप्लीट होते हैं। ओके। दिस इज द मेन रीज़न। प्लस इंडिया में जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम उससे इमोशनली अटैच होते हैं, यस। राइट? Yes. तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को कम से कम 5 साल 10 साल रखते हैं। दुबई में ऐसा केस नहीं है। दुबई में प्रॉपर्टी एक ही दिन में सारी बिक जाती है, 2 दिन में वैनिश हो जाती है। तो वहाँ पे आपको बड़ा तेज़ होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी फास्ट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर। तो अगर मैं दुबई और इंडिया का कंपैरिजन करूं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, तो मुझे लगता है कि जिस जगह पे आज दुबई है वहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया को कम से कम 10 साल 20 साल और लगेंगे, बिकॉज प्रैक्टिसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है। सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। ना ही इन्वेस्टर मरता है, ना ही डेवलपर मरता है, और ना ही रियल एस्टेट एजेंट मरते हैं। तो अभी काफ़ी समय लगेगा इंडिया को दुबई तक पहुँचने में। ओके सर, एसपीएस ग्लोबल रियल्टर्स की बात करूं, जी। अभी आप लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं या फिर कमर्शियल में भी? नहीं, हम दोनों में डील करते हैं। रेजिडेंशियल भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं। इवन हम प्लॉट्स भी करते हैं, फार्म हाउसेस भी करते हैं। और दुबई में आपको कुछ भी अगर चाहिए रिलेटेड टू प्रॉपर्टी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके सर, अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो दुबई में कमर्शियल प्रॉपर्टी का कितना स्कोप है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो? देखिए, दुबई में कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका एक कारण है। मुझे ये भी पता है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जब आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा आ जाता है, 5 से 6% आता है, या 4% भी आता है। रेजिडेंशियल में जब आप करते हैं इंडिया में तो आपको 1.5 से 2 मैक्सिमम आता है। तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल में भी आपको 8 to 10% रिटर्न आता है, और ऐसे ही कमर्शियल में भी आपको 8 to 10% रिटर्न आता है। तो डिफरेंस कोई नहीं है दोनों में। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि रादर देन गोइंग फॉर कमर्शियल वो रेजिडेंशियल में करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल जो है उसको आप एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल उस पर डाल सकते हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी भी मैनेज करती है। और बहुत वेंडर्स हैं जो आपको 15 to 17% तक का रिटर्न करके देते हैं। और 15 to 17% में से अगर आपका रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, राइट, तो आप उनको अगर सर्विस चार्जेस भी दे देते हैं 20%। मान लीजिए मेरी कंपनी कर रही है आपकी यूनिट का मैनेज, और मैं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म रेंटल आपकी यूनिट के लिए, और एक साल में अगर 17% मैं कमा के देता हूँ, तो 17% में से मैं एज एन एजेंसी आपको 20% चार्ज करूँगा। तो 20% चार्ज करने में 17 में से अगर 20% माइनस भी कर दूँ मैं, तो भी मेरा 13.4% आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ROI है मेरे लिए, रिटर्न है मेरे रेंटल के लिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप कमर्शियल में करें चाहे आप रेजिडेंशियल में करें। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत तेज जा रही है। अभी तक 2025 में अगर मैं लास्ट ईयर कंपैरिजन करूं रियल एस्टेट का, तो अभी 25% ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है वर्सेस 24, वेदर इट इज़ रेजिडेंशियल या फिर आपका कमर्शियल है, दोनों ही सेक्टर्स में। ओके सर, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपने जैसे कि बताया कि वहाँ पे रेंट कितना आ सकता है, रेंट यील्ड कितनी है? सर, जो लोग इंडिया में रहते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी बाय करके उसको रेंट आउट कर देना चाहते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है वो मार्केट? बहुत बेनिफिशियल है। आई टेल यू हाउ। आप ये देखिए कि जब भी आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया में आपका रेंटल कितना आता है। मैंने अभी बताया आपको कि 1.5 से 2% आपको आता है रेजिडेंशियल में, और वहाँ पे आपको आता है 8 to 10%। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडिया में ली है तो आपको साल में 1.5 लाख आता है, साल में 2 लाख आता है, राइट, जो कि 30,000 25,000 रुपये महीना हुआ। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दुबई में ली है, वही प्रॉपर्टी आपको 8 से 10 लाख रुपए देती है 1 करोड़ लगाने पे। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि रेंटल्स में इन्वेस्ट करें। और अभी तो आपको बताना चाहूँगा दिव्या कि अभी इतने अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान डेवलपर्स ने निकाले हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है वहाँ पे? ये है कि आपके जो डेवलपर हैं और वहाँ का जो रीरा है, वो उनका एक ही मकसद होता है कि वो चाहते हैं कि दुबई में रियल एस्टेट मार्केट को इस तरह से रखा जाए कि सारे बंदों को फ़ायदा हो। तो उनका कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर, राइट। तो अगर दुबई रियल एस्टेट रीरा वहाँ का प्रॉपर्टी सेक्टर को अच्छा बनाने की मेहनत कर रहा है, तो डेवलपर भी सोचता है कि मैं इसमें अपना योगदान कैसे दूँ। तो अभी हाल फिलहाल में आप मान लीजिए कि वहाँ पे 6 साल से लेके 10 साल तक के पेमेंट प्लान हैं, यानी कि आपको मॉर्गेज लेने की जरूरत नहीं है,
राइट आप 60% दीजिए प्रोजेक्ट बनने तक। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि अभी लॉन्च हुआ है, तो पहला फ़ायदा उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। प्रॉपर्टी अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10 लाख दरम की है जो कि 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास का है, तो अगर आप प्री लॉन्चिंग में करते हैं ऑफ प्लान में, तो पहले आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। सेकेंड आपको मिलता है 6 से 8 साल का पेमेंट प्लान। 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद 40 महीने का 1-1% करके दीजिए आप। तो उसमें क्या है कि आदमी जो इन्वेस्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी इंस्टॉलमेंट उसके रिटर्न से ही भर देता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। राइट। तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडियन रियल एस्टेट, आप एक बार इन्वेस्ट करके देखें, छोटी प्रॉपर्टी लें और फिर आपको पता लगेगा कि आपके पैसे की वैल्यू का रिटर्न दुबई में ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा है। ओके फाइन सर, टॉकिंग अबाउट यू, हाउ यू रीच टू दुबई। आप इंडिया में कहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप हैं, कैसे आपकी जर्नी रही है, मतलब आपने पहली बार नौकरी कहाँ करी, उसके बाद दुबई जाने का स्कोप कहाँ से बना, फिर वहाँ पे इतना सब कुछ इस्टेब्लिश करने की जो पूरी जर्नी चलती आ रही है वो कैसे कैसे जनरेट हुई। देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया के छोटे से शहर से। हरियाणा में एक छोटा सा शहर है, टाउन बोलेंगे आप, कस्बा, उसका नाम है जींद, जो रोहतक के पास में है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ने नहीं सुना होगा। तो वो जींद शहर का मैं छोटा सा बंदा हूँ। और मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं छोटा ही था, 5th क्लास में था, और हम 3 भाई हैं। हमारी मम्मी ने क्रश भी खोला है, बच्चों को रखा है, 40-40 बच्चों को। और जब हम तीसरी क्लास में थे, यानी कि 2 साल पहले की, फादर की डेथ से पहले, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा काम था, सब कुछ था, तो हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, राइट। सुबह 3 बजे उठ के मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों घर घर जाते थे, अखबार बांटते थे साइकिल पे, चाहे बारिश हो या तूफान, हमें जाना है, अखबार डालना है तो डालना है, राइट। तो वो वहाँ से एक डिटर्मिनेशन थी कि कुछ करना है, कुछ बनना है, और ज़िंदगी को ऐसे नहीं रहने देना जो हमें विरासत में मिली है, राइट। क्योंकि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप अमीर बन के मरना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में है, राइट। तो मेरा मानना यही है कि इतनी मेहनत करो कि लोग भी ये सोचें कि यार ये बंदा है या मशीन है, राइट। तो मुझे जब हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी से, हमारी माँ से हमें प्रेरणा मिलती थी कि वो इतनी मेहनत करती थी, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ 5वीं क्लास पास है, राइट। और जब मैंने पहली बार अंग्रेजी बोली थी मेरे कॉलेज में, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, अरे बेटे पंडित अंग्रेजी बोल रहा है, वाह भाई वाह। तो हमने उसको एक चैलेंज लिया, मैंने उसे चैलेंज लिया और मैंने थम्प्ड ऑन द बेंच पे ऐसे हाथ मार के मैंने बोला था, भाई मैं अभी 2nd ईयर में हूँ और अभी 4 साल बाकी हैं इंग्लिश के, और आज के बाद ये पंकज इंग्लिश में बात करेगा, जिसने बात करनी है करे, जिसने नहीं करनी करे। और चैलेंज है कि डिग्री होते होते आप लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा, 40 बच्चे थे हमारी क्लास में, आपको पूछना पड़ेगा कि पंकज भाई हमें भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखा दे भाई। और हमने चैलेंज लिया, मैंने किया पूरा, और प्री फाइनल ईयर में मैं अपने ही क्लासमेट्स को बताता था नरेशन, पंक्चुएशन, डिफरेंट मीनिंग, 10 वर्ड उनको बताता था अंग्रेजी के, उसका मीनिंग बताता था, उसका सेंटेंस लिखता था। उसके बाद ऊपर वाली कृपा रही, और आप कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश ने ही मुझे पंख दिए कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और इंग्लिश की वजह से ही। और उसके बाद जब मैं नौकरी मैंने शुरू की, तो मैं जैनपैक्ट आया गुड़गांव में, जैकिस में। आप हैरान होंगे कि मैं 7 बार वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में फेल हुआ था, क्योंकि मेरा एक्सेंट हरियाणवी था और मुझे बनना था यूरोपियन, राइट। तो इस एक्सेंट से, हरियाणवी के एक्सेंट से, मेरी पैसिव इंग्लिश बहुत अच्छी थी, ग्रामेटिकल, लेकिन एक्टिव इंग्लिश अच्छी नहीं थी मेरी। तो जब मैं 7 बार फेल हुआ तो उन्होंने मुझे बोला, पंकज वी कैनॉट टेक यू मोर ट्रेनिंग, वी कैनॉट टेक यू फॉर मोर ट्रेनिंग, आप प्लीज़ बैकएंड में आ जाइए और आप ईमेल वगैरह का जवाब दीजिए, ड्राफ्टिंग में आ जाइए। मैंने बोला नहीं, मैंने हिट करना है तो फ्लोर हिट करना है। 8वीं ट्रेनिंग के बाद आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई हैड हिट द फ्लोर, जब मैंने फ्लोर हिट किया तो मैंने पहला सेंटेंस बोला था, हाय दिस इज साइमन स्पीकिंग फ्रॉम JC Penney क्रेडिट सर्विसेज, यू हैव सम ड्यू ऑन योर अकाउंट। तो वो मेरा पहला था फ़ोन कॉल, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यस पंकज, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, कि मुझे एक बार कोई चीज़ पता लग जाए और मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं थका हुआ हूँ, जब तक मैं उसको हासिल नहीं कर लूँगा, जब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा।
वेल दैट इज़ वेरी एस्पायरिंग मुझे लग रहा है। अगर हर कोई यही स्पिरिट लेके चले तो डेफिनेटली जहाँ वो है उससे कई लेवल ऊपर तक जा सकता है। अच्छा सर, हाउ यू एंटर रियल एस्टेट मार्केट? कब समझना शुरू किया इस मार्केट को? मैंने 2014 में रियल एस्टेट ज्वाइन किया और उससे पहले मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में था, दुबई में ही। बट मुझे एक जगह से कॉल आया कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में हैं। और हुआ क्या कि मैंने अपने ही एक क्लाइंट को, जो रियल एस्टेट की एजेंसी थी जिनकी, मिस्टर दाऊद शाह उनका नाम था, वो कश्मीर से हैं, वो वाले दाऊद नहीं, आप वो मत सोचिएगा, वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो उनको मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड दिया और मैंने उनको फॉलो किया 5 महीने तक, और उनकी एक बैंक स्टेटमेंट बाकी थी, राइट। तो मैं उनको बोला, सर, क्योंकि मैं फॉलोअप में बड़ा अच्छा हूँ और यही राज है मेरी सक्सेस का, मैं फॉलोअप बहुत बड़ा अच्छा करता हूँ, मैं अपनी टीम को भी सिखाता हूँ। और मैंने ऐसे डील क्लोज की है कि 2-2 साल बाद मैंने डील क्लोज की है बिकॉज ऑफ फॉलोअप, राइट। ओके। तो मैंने दाऊद सर उनको बोला मैंने कि मिस्टर शाह, अगर आपने मुझे बैंक स्टेटमेंट देनी है तो आज दे दीजिए, सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट बचा है, इसकी वजह से आपका कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपने अगर वो देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मैं आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम कीमती है तो मेरा भी टाइम कीमती है। उन्होंने मुझे बुलाया, वेयर आर यू? आई सेड मैं ऑफिस में हूँ। कहते हैं ठीक है, मेरे ऑफिस आओ। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि कितना कमीशन कमाते हो आप? मैंने बताया कि मेरी सैलरी 3500 दिरहम है और मैं 1500 के आसपास में कमीशन कमा लेता हूँ। उन्होंने बोला मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ 5000 दिरहम और तुम कमीशन कमा पाओगे 20,000 दिरहम तक, रियल एस्टेट में आ जाओ। ओके। और मुझे आज भी याद है, उनका आइडिया बिल्कुल सही था। जब मैंने पहले महीने जॉब की वहाँ पे उनके पास, मैंने पहले महीने में 2 डील करी और मैंने 17,000 दिरहम कमीशन कमाया। तो पहले महीने मैंने 22,000 दिरहम कमीशन कमाया। उस टाइम पे एक दिरहम की वैल्यू 14 रुपये थी, आज 24 रुपये है एक दिरहम की वैल्यू। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस टाइम। उन्होंने पूछा, पंकज, रियल एस्टेट में आपको बहुत घूमना पड़ेगा, प्रोजेक्ट दिखाना है, साइट दिखानी है, क्लाइंट से मिल के आना है, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है, कैसे मैनेज करोगे? मैंने उनको बोला, सर आप मुझे 5,000 दिन दे रहे हैं ना, मैं सारे पैसे टैक्सी में लगा दूँगा, घूमने में, मिलने में, मीटिंग करने में, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर किसी से एक बार मिल लिया तो मैं उसकी क्लोजिंग करके रहूँगा, सर, राइट। एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा मुझसे कि पंकज, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट का, मैंने तुम्हें बुला तो लिया, तुम्हें रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम कैसे प्रूव करोगे? मैंने बोला, सर अगर आप मुझे जॉब नहीं देंगे या फिर और भी कोई मुझे जॉब नहीं देगा रियल एस्टेट में तो मुझे कभी हो ही नहीं पाएगा एक्सपीरियंस। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा एक्सेल करूं तो आपको मुझे एक चांस देना पड़ेगा। इट्स ए कैच 22, मीन्स पहली चीज़ के बिना दूसरी नहीं हो सकती, दूसरे के बिना पहली नहीं हो सकती। तो जब तक आप मुझे एक मौका देंगे ही नहीं रियल एस्टेट में तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूँगा? तब उन्होंने ये बात सुनी और बोले, ओके, आपको मौका दिया। और वो टाइम था, मैंने 17,000 दिरहम कमीशन कमाया अगले ही महीने में। वाओ, ग्रेट। मुझे लगता है ये आपकी टॉकिंग स्किल्स हैं जहाँ डील आप क्लोज कर लेते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कभी भी प्रोडक्ट की बात नहीं करता, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी, फिर मैं क्लाइंट की बात करता हूँ और बातों बातों में मैं जान लेता हूँ कि यार आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। सामने वाले बंदे को देखिए, होता क्या है कि प्रोडक्ट बाद में आता है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो FMCG है, चाहे वो मेडिकल है, कोई भी फील्ड है, एक सेल्समैन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, दूसरे की बातें कैसे सुनता है। आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, आपको क्लाइंट की बातें जाननी होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सॉल्यूशन क्या है। आजकल बहुत सारे सेल्समैन करते क्या हैं, वो अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे और दूसरे के पास जाते ही, क्लाइंट के पास जाते ही शुरू हो जाएंगे, सर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अरे भाई, पहले उसकी बात तो सुन लो, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही वांट टू गिव यू। तो अगर आप एज ए सेल्समैन किसी भी फील्ड में क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तभी आप एक अच्छे सेल्समैन हैं। आपको वो देना है जो उसे चाहिए, आपको वो नहीं देना जो आपके पास है, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं पहले उसे जानता हूँ, सर आपकी जेब में पैसे कितने हैं, सर आप अगले 2 साल में कितने पैसे दे सकते हैं, सर आपका पर्पज़ क्या है, आपको रहना है या आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद एज अ डॉक्टर, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही पूछता है ना, आँख में दर्द है, एब्सोल्युटली आँख में दर्द है, नाक में दर्द है, कहाँ दर्द हो रहा है, देन ही सजेस्ट यू। तो आई एम ऑल्सो लाइक ए डॉक्टर,
तो मैं भी क्लाइंट से पूछता हूँ कि भाई साहब कितने पैसे हैं, कब दे सकते हो, क्या पर्पज़ है। उसके बाद मैं उसको टेलर मेड सॉल्यूशन देता हूँ कि आप ये करें, ये करें, ये करें, और इससे आपका रिटर्न अच्छा आएगा और कैपिटल अप्रिशिएशन भी आएगा आपका। वाओ ग्रेट। मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट का थंबनेल हम ये रखेंगे, रियल एस्टेट डॉक्टर मिस्टर पंकज सर, राइट? वो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा That is also है nice. लोगों को देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके सर, टॉकिंग अबाउट एसपीएस ग्लोबल रियल्टर्स, व्हाट यू आर बिल्डिंग, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, जिस पर आप काम कर रहे हैं सर, अभी एसपीएस ग्लोबल रियल्टर्स कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, कहाँ कितने प्रोजेक्ट्स में डील कर रहा है, कहाँ पर कितना काम चल रहा है? ओके, एसपीएस ग्लोबल रियल्टर्स मैंने शुरू किया था 2022 में, और उसका एक रीज़न है। एसपीएस ग्लोबल रियल्टर के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों शुरू किया था। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने बहुत डेवलपर्स के पास काम किया है। मैंने द मैक प्रॉपर्टीज़ के साथ भी काम किया है, डान्यूब के साथ भी किया है, शोभा रियल्टी के साथ भी काम किया है। और जब आप एक डेवलपर के पास होते हैं तो आप सिर्फ उस डेवलपर का ही प्रोडक्ट बेच पाते हैं, राइट? आप अगर दूसरा बेचना भी चाहोगे तो आप वो नहीं बेच पाओगे, राइट? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, लेट्स से दिव्या को प्रॉपर्टी चाहिए, राइट? और दिव्या कहती है कि मुझे तो टाउन हाउस चाहिए, राइट? बट मुझे पता है कि मैं शोभा डेवलपर में काम कर रहा हूँ, उसके पास उतने प्राइस का टाउन हाउस नहीं है जो दिव्या को चाहिए, राइट? अब शोभा में काम कर रहा हूँ, शोभा रियल्टी में या दमैक में, तो मुझे पता है कि अगर शोभा में दूंगा तो वो कम से कम भी 5 मिलियन दरम का पड़ेगा, लेकिन दमैक प्रॉपर्टीज़ में 3 मिलियन का भी है। बट मैं शोभा में काम करता हूँ तो आई कैन नॉट पिच यू दमैक, राइट? इसीलिए मैंने सोचा, और किसी क्लाइंट को कुछ और भी चाहिए, किसी का सस्ता बजट भी होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक कंपनी खोली जाए अपनी, जिसमें मैं हर क्लाइंट को उसकी नीड, उसका एक सॉल्यूशन दे पाऊँ, जैसे एक डॉक्टर सॉल्यूशन देता है। तो मैं इसी पर्पज से मैंने 2022 में अपनी कंपनी रजिस्टर की दुबई में, एसपीएस ग्लोबल रियल एस्टेट ब्रोकरेज एलएलसी के नाम से, लेकिन हम मार्केट करते हैं एसपीएस ग्लोबल रियल्टर्स के नाम से, बिकॉज डोमेन आर सेम, राइट? तो हमने सबसे पहला ऑफिस खोला बिजनेस बे में, दैट इज़ इन पार्क लेन टावर, पार्क रिचेस होटल के साथ है, 809 बिजनेस पे। और सक्सेसफुली मैंने पिछले 3 साल में 876 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया मैंने 3 साल में, राइट? और वो भी सिर्फ 5 लोगों की टीम के साथ, राइट? आज हमारी टीम 22 लोगों की है। हमने मलेशिया में भी ऑफिस ओपन किया है, जो कि मिस्टर जोएल टी वहाँ पे उसको देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया हेड है वो। इंडिया में अभी हमने ऑफिस ओपन किया है एंड इट्स गोइंग ऑन। इस 14 तारीख को, 14 सितंबर 2025 को हम उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 4000 स्क्वायर फीट में ऑफिस है गुड़गांव में, उद्योग विहार फेज़ 4 में। और अभी सपने बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि मेरे इंडिया में 2-3 ऑफिस हैं, नॉर्थ इंडिया के एक ऑफिस, साउथ इंडिया के एक ऑफिस, एंड ऑल्सो आई वांट टू ओपन अप ऑफिस इन यूके एंड यूएस एज वेल। तो जल्दी हम इस पर भी आगे बढ़ेंगे एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरी टीम के साथ और मेरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बहुत निश्चित हूँ इस बात के लिए। ओके सर, फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट कहाँ पे करेंगे? दुबई में, मलेशिया में? वी कैन डू इट इन मलेशिया भी कर सकते हैं, ओके, मलेशिया कर सकते हैं, दुबई कर सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली इनवाइट यू, ओके, राइट? आपको टू एंड फ्रो देंगे, एकोमोडेशन भी देंगे, सो यू आर मोस्ट वेलकम एज अ गेस्ट फॉर अस। ओके फाइन। ओके, तो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट जब देखेंगे तो वो कहीं और पे होगा, कहीं बेटर और भी बहुत बढ़िया जगह पे होगा। सर, इसके अलावा व्हाट इज द मोस्ट टफ जॉब इन रियल एस्टेट इन दुबई और इन इंडिया, यू कैन से? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है इस पूरे मार्केट में? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ट्रस्ट को मेंटेन करना, ट्रस्ट को बनाए रखना, राइट? चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ट्रस्ट मेंटेन करना सालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कंपनी ने अगर ट्रस्ट मेंटेन कर लिया अपने क्लाइंट्स का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस लेवल पे आ जाएगी कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लीड जनरेशन की ज़रूरत नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ होगा। वो कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि आपको एक क्लाइंट जो है आने वाले 10 सालों में आपको 100 क्लाइंट देके जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आपने ट्रस्ट ही मेंटेन नहीं किया, क्योंकि बोलना नहीं होता, आपको सर्विस भी देनी होती है, राइट? हमने अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी बेचने के बाद डोर टू डोर सर्विस भी दी है। उनका कोई पैसा अटक गया तो वहाँ जाके पैसा भी निकलवाया है, कोई उनकी मेंटेनेंस करनी है उनकी यूनिट की बनने के बाद तो वो भी हमने करवाई है, मीन्स। और तो जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे हैं वो यही कहते हैं कि पंकज, आपने सही बोला था कि आप सिर्फ प्री सेल सर्विस नहीं देते हैं, आप पोस्ट सेल सर्विस भी देते हैं। तो यही एक मंत्र है कि मेरे पास ट्रस्ट मेंटेन रहेगा आपका, चाहे दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और ये चीज़ मैं मेंटेन करता हूँ। माई फिलोसफी इज़ क्लाइंट फर्स्ट, राइट? तो मैं क्लाइंट को पहले अपने से रखता हूँ, और मेरे बिजनेस से पहले मैं क्लाइंट को रखता हूँ, लुकिंग एट हिज और हर रिक्वायरमेंट्स।
ओके ग्रेट। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई भी मिडिल क्लास शख्स है जो कि हिंदुस्तान में रहता है, मतलब करोड़ों में कमाई नहीं है, क्योंकि अमूमन तौर पे लोगों को ये लगता है कि कोई अगर बहुत ही एक्सेसिवली करोड़ों में कमा रहा है, अरबों में कमा रहा है, तो वो जाके इंटरनेशनली सेटल हो सकता है, चाहे दुबई हो, मलेशिया, यूके, यूएस, कहीं पे भी हो। लेकिन सर कोई मिडिल क्लास इंसान है, सर्विस करता है, जॉब पे जाता है और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, मतलब नॉर्मल लेवल पे कमाई है, वो अगर चाहे दुबई में अपनी प्रॉपर्टी लेना या फिर कमर्शियली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना, सर उसके लिए क्या स्कोप है? ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, स्पेशली दुबई में। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल इतने सारे अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान आ गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेवलपर्स बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो पेमेंट प्लान कैसे हैं, आई टेल यू। सबसे पहले लोगों को ये देखना होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब अगर आप रेडी प्रॉपर्टी लेंगे, मैं दोनों में एग्जांपल दूंगा आपको, रेडी प्रॉपर्टी में और ऑफ प्लान में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ पे दुबई के जितने भी डेवलपर्स हैं, चाहे वो दमैक है, डान्यूब है, एमआर है, शोभा है, तो इन सब ने बड़े अच्छे पेमेंट प्लान निकाले हैं। जैसे 60-40 70-30 एग्जाम्पल। 60-40 का मतलब है कि 60% आपको पेमेंट देनी है अगले 3 से 4 साल में, जब तक प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा। 40% देनी है आपने 1%। Danube is also there, right? और 70%, 70-30 का मतलब है 70% बनने से पहले और 30% अगले 30 महीने में, हैंडओवर के बाद। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 के प्रॉपर्टी अफोर्डेबल भी हो गई है। आपको यहाँ पे भी 1 बेडरूम अच्छे वाला 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम नहीं मिलेगा, राइट? सेम दुबई में है। अब आपने 2.5 करोड़ में से आपने 60% ही देना है, 40% बनने के बाद देना है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको एज अ फॉरनर, अगर आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी है, बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है दुबई, इंडिया में या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ से आप हैं, तो दुबई में आपको 50 to 60% लोन मिल जाएगा, मॉर्गेज मिल जाएगा। और दिस इज अगेन अ बेस्ट पार्ट, राइट? तो जो आपकी कमाई होगी आपके अपार्टमेंट से, वो बनने के बाद आप क्या कीजिएगा, 20 साल का लोन ले लीजिएगा। और बनने के बाद जो 20 साल का लोन लेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट भी आपकी प्रॉपर्टी ही कमा के दे देगी, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम 8 to 10% रिटर्न आपका आता है। लेट्स से कोई प्रॉपर्टी 1 बेडरूम आपको 8% रिटर्न दे रही है, उसका प्राइस है 1 करोड़। अगर वो 8% रिटर्न दे रही है तो आपका 8 लाख रुपए आपका रिटर्न हो गया। और उसमें से आपकी 1 साल में किस्तों की अगर बात करूँ तो 4 लाख रुपए किस्त चली जाएगी, 4 लाख बच जाएंगे आपके पास। तो ये कमाई भी है और आप ईएमआई भी दे पाएंगे, ईएमआई भी दे पाएंगे। ये मिसकंसेप्शन है। व्हाई? बिकॉज लोग, होता क्या है कि लोग पहली बात तो रिसर्च नहीं करते, और अगर रिसर्च करते भी हैं तो वो ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हैं जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती। और अगर मैं दुबई की बात करूं तो 8000 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज अ ब्रोकर। और ये भी मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी एज अ प्रैक्टिस करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स की। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप दुबई में प्रॉपर्टी लें तो आप गूगल के भरोसे मत बैठें। आप कम से कम एक अच्छी कंपनी, अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाएं, जो आपको बता सके कि आपके पास इतना रिक्वायरमेंट है और ये आपकी बेस्ट सूटेड प्रॉपर्टी है। तो एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एसपीएस ग्लोबल रियल्टर है आपके पास। बिल्कुल, जो पहले आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं फिर सोल्यूशन देते हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट सिर्फ आपको बेचते रहते हैं। एब्सोल्युटली सर, इसके अलावा लास्टली इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है जनता का, वो ये है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सपोज लैंड बाय किया, उस पर घर बना लिया करोड़ों का, उसके बाद कुछ अथॉरिटीज आ जाती हैं उस घर को डिमोलिश करने, जो कि हाल फिलहाल में बहुत हो भी रहा है। मैंने भी छतरपुर में एब्सोल्युटली यस, इसकी जबकि छतरपुर इज अ वेरी लैविश एरिया, छतरपुर में, इसके अलावा नोएडा में ये बहुत हो रहा है। सर, दुबई में क्या कुछ सीन है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो क्या पहले से ही सब कंट्रोल रखती हैं? क्योंकि यहाँ पर ही तब होता है जब पहले से नज़र नहीं है अथॉरिटीज़ की, और फिर जब लोगों ने अपना लैंड खरीद के बिल्ड कर लिया उसके बाद वो डिमोलिश होने लगता है। सर, वहाँ पे क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट मैं चाहता था ये पूछें मुझसे आप। अब देखिए, डिफरेंस बताता हूँ। मैंने इसीलिए बोला कि जो इंडिया का रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और जो दुबई का रीरा है, उसमें दिन रात का अंतर है, राइट? अब जो दुबई का रीरा है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ क्विकली में, ओके? मान लीजिए मुझे डेवलपर बनना है, राइट, दुबई में जाके, तो सबसे पहले मैं दुबई जाऊंगा और दुबई लैंड डिपार्टमेंट को बोलूँगा मुझे डेवलपर बनना है। उसके बाद दुबई लैंड डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा आप हमारी सिस्टर कंसर्न रीरा से बात कीजिए। रीरा मुझे बोलेगी ओके, सबसे पहले जाओ और अपनी ज़मीन खरीदो। तो अगर वो ज़मीन मैं टोटल बता रहा हूँ कि अगर उस ज़मीन की कीमत 300 मिलियन दिरहम है तो मुझे पहले 300 मिलियन दिरहम देने पड़ेंगे, राइट? उसके बाद वो पेपर ले जाऊंगा, हाँ भाई मेरे नाम पे ज़मीन हो गई है, मैं रीरा को दिखाऊंगा, राइट?
तब रीरा बोलेगी ओके आपने फुल पेमेंट कर दी है, अब आप एक काम कीजिए, ये 10 बैंकों की लिस्ट है, ओके, इन 10 बैंकों में आप अपने प्रोजेक्ट ए का अकाउंट खोलिए, ओके, और उस अकाउंट में अगर मेरे प्रोजेक्ट की कीमत 1,000 मिलियन दिरहम है, तो 1,000 मिलियन दिरहम का मुझे 30% उसमें जमा कराना पड़ेगा उस अकाउंट में खोलने के बाद मेरी जेब से। तो मैंने 300 मिलियन उसमें जमा करा दिया, राइट, 300 मिलियन का मैंने ज़मीन ले ली, राइट, तो मेरा 600 मिलियन तो ऑलरेडी अंदर चला गया, स्टॉक हो गया। अब उस पर फिर मोहर लगेगी रीरा की और दुबई लैंड डिपार्टमेंट की, ठीक है, अब आप एक काम करो पंकज जी, अब आप प्रोजेक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दो, और जो भी फंड्स आएगा क्लाइंट का वो सारा फंड इस एस्क्रो अकाउंट में आएगा, और इस एस्क्रो अकाउंट में आपको अनुमति नहीं है, मींस एज अ डेवलपर मुझे अनुमति नहीं है कि मैं उससे पैसा डायरेक्टली निकाल लूँ। जब भी मुझे पैसा लेना होगा मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्लोर्स के लिए, तो मैं एक लेटर लिखूंगा, एक कोटेशन भेजूंगा रीरा को कि मुझे 30 मिलियन दिरहम चाहिए टू डू द एक्सकेवेशन, ग्राउंड वर्क करने के लिए, राइट, और फिर वो अपना एक इंस्पेक्टर भेजेंगे मेरे प्रोजेक्ट के लिए, वो आएगा, वो देखेगा, अगर मुझे 30 मिलियन वाकई में ही उनको लगता है कि चाहिए 3 बेसमेंट बनाने के लिए, राइट, तो वो बोलेंगे कि नहीं पंकज जी, अगर इंस्पेक्टर ने बोल दिया कि नहीं पंकज जी आपको 30 मिलियन नहीं चाहिए, आपका 20 मिलियन में काम चल जाएगा, तो वो मुझे 20 मिलियन ही देंगे। ओके, ये नहीं कि मैं जितना मांगूंगा, ये है कि वो जितना देंगे लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही जैसे बिल्डिंग मान लीजिए 24 फ्लोर की है, तो बेसमेंट से शुरू हुआ, मैं हर बार उनसे कोटेशन लूँगा, हर बार वो इंस्पेक्टर भेजेंगे, हर बार कोटेशन, हर बार इंस्पेक्टर, तो जब तक वो 24 माले का बनके तैयार नहीं होता तब तक मैं ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। और मान लीजिए फाइनली मेरे पास 500 मिलियन दिरहम मेरे प्रॉफिट में आए बनाने के बाद, तो वो 500 मिलियन दिरहम कम से कम 1 साल उसी अकाउंट में रखेगी सरकार। अगर मान लीजिए 1 साल तक कुछ भी ऊंच नीच होती है, ऊपर नीचे होता है, तो वो उस 500 मिलियन में से भी कटौती कर देगी और फिर बोलेगी ये 300 मिलियन बच गया, ये ले जाओ। ओके, दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है। तो मतलब दुबई के मार्केट पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, और जैसा कि सर ने बोला कि एक आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आपको प्रॉपर्टी कितने की बाय करनी है, कहाँ बाय करनी है, अफोर्डेबल होम चाहिए, स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, हर एक चीज़ आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। बस आपको एक अच्छे रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाना है, जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और अगर आप सर के पास जाएंगे तो फिर तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई, वेदर रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और द बिजनेस, और खासकर कि दुबई की जो मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, इंडिया से कैसे अलग है, कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर स्कोप ला सकती है। सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बात करने के लिए। और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में, बट टाइम इज लेस, सो वी हैव टू No worries Divya, we'll keep meeting definitely. This is only the first show, and अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आपके और इन्वेस्टर्स के, वो पूछिएगा, और मेरे पास सारे जवाब हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू।